हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने सब्सक्राइबर की भेजी हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूं, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब और मिस्टीरियस है। आप लोगों की डिमांड पे वीडियो काफ़ी लंबी बनाई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद हो, तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी घटना घटी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना मुझको शिशिर जी ने यूपी के उन्नाव जिले से भेजी है, और अब आगे की घटना मैं आपको शिशिर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। उनका कहना है कि ये घटना उनके नाना जी के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए। मेरा नाम शिशिर है और मैं उन्नाव का रहने वाला हूं। यह घटना मेरे नाना जी के साथ सन 2000 में घटी थी। मुझको इस घटना के बारे में मेरी मम्मी ने बताया था। जब मेरे नाना जी के साथ ये घटना घटी थी, तो मम्मी और मामा काफी छोटे थे। नाना जी एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। नाना जी जिस गांव से आते थे, उस गांव में लोग काला जादू और तंत्र विद्या बहुत करते थे, और वहां पे काली माता की भी बहुत पूजा होती थी। उसी तरीके से मेरे नाना जी भी काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे। वो उन्हीं की पूजा किया करते थे। नाना जी जिस जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, वो उनके घर से काफी ज्यादा दूर थी। उस वक्त नाना जी के पास कोई साइकिल भी नहीं थी जिससे वो आ जा सके, इसलिए वो पैदल ही आया जाया करते थे। उनको फैक्ट्री से घर जाने के लिए 40 मिनट का समय लगता था। वो अक्सर रात में लेट भी आया करते थे, ताकि उनको थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाए। नाना जी जब भी बाहर से घर आते थे, वो मामा और मम्मी के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर लाया करते थे। फैक्ट्री से रात में उनके साथ 5 लोग निकलते थे। वो लोग भी रात में देर तक काम किया करते थे। नाना जी उन्हीं 5 लोगों के साथ घर की तरफ आते थे। सबसे पहले जिसका घर पड़ता जाता था, वो अपने अपने घर के लिए मुड़ता जाता था। सबसे आखिर में नाना जी का घर पड़ता था, इसलिए वो सबसे आखिर में ही आते थे। जिस रोड से नाना जी आते थे, उसके बाद घर जाने के लिए वो एक कच्ची सड़क पे मुड़ते थे। वो कच्ची सड़क काफ़ी ज़्यादा खराब थी। उस सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे पेड़ थे, और उस कच्ची सड़क से करीब 5 से 6 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़े बड़े पेड़ों का बाग था। शायद वो आम के पेड़ों का बाग था। नाना जी उसी सड़क से आया जाया करते थे। उस सड़क से आने जाने के दौरान उनके पास एक टॉर्च हुआ करती थी, और एक झोला हुआ करता था जिसमें वो अपना टिफिन और सामान रखा करते थे। टॉर्च की मदद से अंधेरे में वो रोड को देखते हुए आया करते थे। उनके साथ एक डंडा भी रहता था, क्योंकि अक्सर उनको रात में उस एरिया में जानवर भी मिल जाते थे, तो जानवर को वो डंडे से मार के भगा भी दिया करते थे। ऐसे ही एक बार रात में नाना जी अकेले उसी सड़क से आ रहे थे। उस वक्त रात के शायद 11 या 11:30 बज रहे थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि नाना जी मम्मी और मामा जी के लिए अक्सर खाने के लिए कुछ लाया करते थे, और इस बार वो उनके लिए बिस्किट लेके जा रहे थे। वो छोटे छोटे बिस्किट ट्रांसपेरेंट पन्नी में पैक थे, और वो ट्रांसपेरेंट पन्नी एक कागज में रैप थी। वो वही बिस्किट मम्मी और मामा जी के लिए लेकर आ रहे थे। रास्ते में आते वक्त नाना जी को टॉयलेट लग गई, तो उन्होंने सोचा कि वो रुक के टॉयलेट कर लें। उन्होंने अपना झोला और टॉर्च एक पेड़ के नीचे रख दिया। वो झोला उन्होंने जिस पेड़ के पास रखा था, वहां से वो झोला नीचे गिर गया, और उसमें रखा हुआ सामान भी नीचे गिर गया। नाना जी ने जो बिस्किट कागज में रैप करके झोले में रखे थे, वो भी जमीन पर गिर गए, और सारे बिस्किट रोड पे आ गए। हालांकि वो बिस्किट ट्रांसपेरेंट पन्नी में पैक थे, इसलिए वो खराब नहीं हुए। उन्होंने सारे बिस्किट और अपना सारा सामान दोबारा झोले में रखा और वहां से चलने लगे। नाना जी ने रोड को लगभग पार ही कर लिया था। तभी उन्होंने देखा कि जो बड़े बड़े बाग का पेड़ है, उसकी तरफ से एक मोटा और लंबा आदमी चलते हुए उसी कच्ची सड़क की तरफ आ रहा है जिसपे नाना जी चल रहे थे। नाना जी ने अपने जीवन में पहली बार ऐसे किसी लंबे आदमी को देखा था। उस आदमी की हाइट 7 से 8 फीट की थी। नाना जी धीरे धीरे
अपने रास्ते पे जा रहे थे और वो आदमी भी धीरे धीरे कच्ची सड़क की तरफ आ रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी नाना जी के सामने ही आके खड़ा हो गया। नाना जी ने उसको देखा, लेकिन वो उसको इग्नोर करके सीधे चुपचाप चले गए। नाना जी ने ऐसे दिखाया कि उन्होंने उसको देखा ही नहीं। हालांकि वो समझ गए थे कि वो कोई इंसान तो नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया था, क्योंकि नाना जी काली शक्तियों को बहुत अच्छे से जानते थे। नाना जी अक्सर अपने साथ काले रंग का कपड़ा रखते थे जो वो पूजा में इस्तेमाल करते थे। वो कहते थे कि वो काला कपड़ा काली माँ का प्रसाद है, इसलिए वो अक्सर उसे अपने पास गुड लक के लिए रखा करते थे। नाना जी जब उस आदमी को पार करके आगे बढ़े तो वो आदमी दोबारा नाना जी की तरफ घूम गया और धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगा। वो अपने कदम धीरे धीरे नाना जी की तरफ बढ़ा रहा था और नाना जी भी आगे चल रहे थे। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि वो आदमी उनके करीब आ रहा है। वो उनसे ज्यादा दूर नहीं था, वो उनसे करीब 2 हाथ की दूरी पर ही था। एकदम उनके पीछे चुपचाप बिना कुछ बोले चल रहा था। नाना जी ने बताया कि उसका चेहरा अजीब सा था। वो नीचे की तरफ देख रहा था और उसकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी थी। कुछ दूर तक चलने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो हो सकता है कि ये काली शक्ति उनके घर तक पीछे पीछे चली आए, जिससे घर वालों को कुछ दिक्कत हो सकती है। इसलिए नाना जी बीच में ही रुक गए। उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। नाना जी भी नीचे की तरफ ही देख रहे थे। फिर वो आदमी नाना जी के पीछे ही रुक गया और करीब 1 मिनट तक वो दोनों लोग चुपचाप खड़े थे। वो कुछ भी नहीं बोले। नाना जी ने बोला कि अगर मैं इससे बात नहीं करूंगा तो शायद ये यहाँ से चला जाए। कुछ देर बाद उस आदमी ने नाना जी से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। नाना जी ने जब उसकी आवाज सुनी तो वो बहुत ज्यादा चौंक गए थे। उसकी आवाज काफी ज्यादा मोटी और भारी थी। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने ये सोचा कि अगर उसको ये पता है कि उनके पास कुछ खाने के लिए है तो वो ये भी जानता होगा कि उनके पास बिस्किट रखे हुए हैं। तभी नाना जी ने अपने झोले से बिस्किट का पैकेट निकाला और उसके सामने रख दिया। वो बिस्किट का पैकेट नाना जी ने उसके हाथ में नहीं दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नाना जी ने जब उसका हाथ देखा तो उन्होंने देखा कि उसकी 2 उंगलियां कटी हुई थी और उसके हाथ में बस 3 ही उंगलियां थी। वो देख के बहुत ज्यादा डर गए थे। वो आदमी अभी भी नीचे की तरफ ही देख रहा था। उसकी हरकत बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। हालांकि वो आदमी नाना जी से काफी ज्यादा लंबा था, लेकिन वो उनसे दूर खड़ा होके नाना जी के पैरों की तरफ देख रहा था। उसने कोई भी हरकत नहीं की। उनको बहुत ही ज्यादा अजीब लगा कि बिस्किट रखने के बाद भी वो आदमी कुछ नहीं कर रहा है। तभी नाना जी ने अपने झोले से उसी काले कपड़े को निकाल लिया जो वो अपने पास अक्सर रखा करते थे। उस काले कपड़े को निकालते ही वो आदमी हल्का हल्का पीछे हटने लगा और उसने उस बिस्किट को उठा लिया और नाना जी भी हल्का हल्का पीछे की तरफ हटने लगे। उसके बाद वो काली माँ का नाम लेने लगे और उस तरफ जाने लगे जिस तरफ वो जा रहे थे। वो आदमी वहीं पर ही खड़ा हुआ था। वो नाना जी को वहीं पर खड़ा होके ऊपर की तरफ देख रहा था, लेकिन उसने नाना जी को कुछ भी नहीं किया। वो बहुत ज्यादा डर गए थे। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और चुपचाप धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे थे। जब उन्होंने उस कच्ची सड़क को पार कर लिया तो दोबारा पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वो पूरी रोड खाली थी। जब नाना जी उस कच्ची सड़क को पार करके अपने घर के रास्ते पे पहुंचे तो रास्ते के सारे कुत्ते उनको देख के भौंक रहे थे। जब वो उन कुत्तों के पास गए तो उन्होंने देखा कि वो कुत्ते उनके पीछे की तरफ देख के भौंक रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे अभी भी कोई है। लेकिन जब नाना जी ने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। नाना जी काफी ज्यादा डर गए थे। उनको लग रहा था कि वो काली शक्ति शायद अभी भी उनके पीछे पीछे आ रही होगी। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे। नाना जी सबसे पहले घर नहीं गए। उन्हीं के घर के पास एक बहुत बड़ा सा मंदिर बना हुआ था। वो उसी मंदिर के पास सबसे पहले गए और उसी मंदिर की सीढ़ियों पर जाके कुछ देर तक बैठे रहे और वहां पर भगवान का नाम लेने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर वो सीधा अपने घर जाते तो हो सकता था कि वो काली शक्ति उनके साथ उनके घर में प्रवेश कर जाती, लेकिन वो वहां पर नहीं गए। कुछ देर तक वो मंदिर पर ही बैठे रहे। करीब आधे घंटे तक जब वो मंदिर से नहीं हिले और वो कुत्ते भी उन्हीं की तरफ देख के लगातार भौंके जा रहे थे,
वो आधे घंटे तक उसी मंदिर के पास ही बैठे रहे। वो सीढ़ियों पर बैठ के काली मैया का नाम ले रहे थे। कुछ देर बाद उन कुत्तों का भौंकना भी बंद हो गया और वो वहां से चले गए। वो कुत्ते भौंकते हुए किसी और डायरेक्शन में जा रहे थे, जिससे नाना जी को ये तो पता चल गया था कि शायद वो काली शक्ति कहीं और जा रही है। वो वहां से हिले तक नहीं। करीब 1 से 1.5 घंटे तक वो वहीं पर ही बैठे रहे। नानी भी घर में बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि काफी ज्यादा रात हो गई थी और इतना लेट नाना कभी नहीं होते हैं। फिर उन्होंने मामा को जगाया और उनसे बोला कि जाके वो नाना को ढूंढ के आए। मामा जब घर से निकले तो उन्होंने देखा कि नाना जी सामने मंदिर पर ही बैठे हुए हैं। मामा तुरंत नाना जी के पास गए और उनसे पूछा कि इतना लेट हो गया है, आप अभी तक घर नहीं आए और आप यहाँ पर मंदिर में बैठ के रात में क्या कर रहे हैं। तब नाना जी ने मामा को बताया कि उनका पीछा कोई काली शक्ति कर रही थी। पहले तो मामा को यह सब वहम लगा, लेकिन जब नाना जी ने उनको ढंग से सारी बातें बताई तो उनको भी उनकी बात पर विश्वास होने लगा, क्योंकि नाना जी इन सब चीजों पर झूठ नहीं बोलते हैं। उसके बाद नाना जी कुछ देर बाद घर चले गए और उन्होंने घर पे जाके पूजा की और सारी बातें मम्मी और नानी को बताई। उसके बाद नाना जी अगले दिन सुबह उसी रास्ते पर गए। वो उस बाग की तरफ भी गए जिस तरफ से उन्होंने उस आदमी को आते हुए देखा था। उस बाग के अंदर 1-2 कब्रें भी थी जो कि काफी ज्यादा पुरानी थी। नाना जी को लगा कि शायद वो आत्मा होगी। नाना जी को पता चल गया कि वो आत्मा इन्हीं 2 कब्र में से आई होगी और तभी वो खाने की चीज मांग रही होगी। इसलिए नाना जी ने उसको खाने की चीज दे दी और वो वहीं से ही कहीं और चली गई। अगर शायद वो उसको खाने के लिए कुछ ना देते तो वो आत्मा उनके पीछे पीछे चली जाती। कुछ दिनों तक वो फैक्ट्री नहीं गए। फिर अगली बार वो फिर से रात में लौट कर आ रहे थे और इस बार वो खाने के लिए कुछ भी नहीं लाए और उनके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। उसके बाद वो साइकिल से आने जाने लगे। वैसे वो पहले भी बहुत बार खाने के लिए चीजें ला चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि इस बार झोला गिरने की वजह से वो बिस्किट बाहर आ गया हो और उसकी वजह से उस आत्मा को पता चल गया हो कि उनके पास कुछ खाने की चीजें हैं, इसलिए शायद वो उनके पीछे पीछे चली आई हो। ऐसी कई चीजें मम्मी ने मुझे बताई, लेकिन सच क्या था इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। उस रात मेरे नाना जी की किस्मत अच्छी थी कि उनको कुछ भी नहीं हुआ और वो काली माँ पे और ज्यादा विश्वास करने लगे, क्योंकि काली माँ के उसी काले कपड़े को देख के वो भूत या वो जो भी चीज थी वो धीरे धीरे पीछे हटना चालू हो गई थी। और इस घटना के बाद उनके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मुझको मलियाबाद से सुमन जी ने भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको सुमन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सुमन है और ये घटना मेरे और मेरी मम्मी के साथ 2009 में घटी थी। हमारे परिवार का एक छोटा सा बिजनेस था जिसमें हम मिट्टी के दिए, गुल्लक और बड़े बड़े घड़े बनाया करते थे। हमारा बिजनेस अच्छा चलता था। मुझे भी मिट्टी के दिए और घड़े बनाना बहुत अच्छा लगता था और मुझे बनाना आता भी था। ऐसे ही एक बार हमारे दुकान पर एक आदमी आया जिसके यहाँ किसी की मौत हो गई थी। उसने हमारे यहाँ से घड़ा लिया जिसमें उसको उसी आदमी की अस्थियों को डाल के रखना था। हमने भी उसको वो घड़ा दे दिया। करीब 2 घंटे बाद वो आदमी हमारे पास दोबारा आया और काफी गुस्से में था। उसने हमसे बोला कि हमने उसे चिटका हुआ घड़ा दे दिया है। जब वो हमारे पास उस घड़े को लाया तो उसके ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ था। हमने जब उसमें देखा तो उसके ऊपर के हिस्से में लाल रंग का कपड़ा भी बंधा हुआ था। उसने बोला कि इसके बदले में उसको नया घड़ा चाहिए। हमने बताया कि एक बार अस्थियां अगर घड़े में डाल दी हैं तो उनको दोबारा नहीं पलटा जा सकता है, लेकिन वो अजीब ही तरीके का आदमी था। वो हमसे इस बात पर बहस करने लगा। पापा ने बोला कि इससे बहस करने से अच्छा है इसको वो घड़ा यहीं पर दे दो। पापा ने उससे ये भी बोला कि किसी की अस्थियों को एक बार जब घड़े में रख लिया जाता है तो उसके बाद उसको सीधा विसर्जित किया जाता है। आपको इसे किसी के घर या दुकान पर नहीं लाना चाहिए। वो हमारी बात मान ही नहीं रहा था। उसके बाद पापा ने उसको एक छोटा सा मटका और दे दिया और वो जाने लगा। जब वो गाड़ी पर बैठ ही रहा था तो हमारे सामने ही वो मटका टूट के गिर गया और जिस आदमी की अस्थियां उस मटके में थी वो पूरी रोड पर बिखर के गिर गई।
हम सबको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो आदमी दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था और काफ़ी पागल टाइप का लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और बहुत जल्दी जल्दी में था। उसके बाद उसने हमारे सामने सारी अस्थियों को दोबारा बीना और नए वाले मटके में डाल दिया। ये सब हमने देखा। पापा ने उसको जल्दी से दुकान के सामने से जाने के लिए बोला और फिर वो चला गया। उसके कुछ देर बाद पापा ने उस जगह पर पानी डाल दिया जहां पर वो राख पड़ी हुई थी। शाम हो गई थी और दुकान बंद करने का वक्त आ गया था। पापा ने मुझसे बोला कि मैं दुकान बंद कर दूं और वो किसी काम से बाहर चले गए। वो अगले दिन आने वाले थे। मैं और मम्मी दुकान बंद करके घर के अंदर सोने के लिए चले गए। हमारे घर से हमारी दुकान जुड़ी हुई थी। हमारी दुकान के पीछे ही हमारा घर था। दुकान में ढेर सारा सामान भी रखा हुआ था। रात काफी ज्यादा हो गई थी और हम सो रहे थे। तभी रात के करीब 12 बजे हमारी दुकान से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। जब पहले वो आवाज आई तो हमने उतना ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि शायद दुकान में कोई चूहा घुस गया होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक और चीज गिरने की आवाज आई और इस बार काफी ज्यादा तेज। मैं तुरंत उठी और मैंने दुकान को खोल के देखा। जब मैंने दुकान को खोला तो मैंने देखा कि सारे मटके जमीन पर धीरे धीरे एक एक करके गिर रहे हैं। वो दृश्य काफी ज्यादा अजीब था और डरावना था। ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझ के उनको गिरा रहा हो नीचे। मैं उस दृश्य को देख के डर गई। मैं तुरंत चिल्लाने लगी और मैंने मम्मी को बुलाया। मम्मी को बुलाते ही जब मैंने उनको दिखाया तब तक सब कुछ शांत हो गया था। मैंने मम्मी से बताया कि मेरे सामने ही 2 घड़े अपने आप नीचे गिर गए हैं और उनके अपने आप गिरने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता क्योंकि वो बहुत सेफली और अच्छे से रखे हुए थे। मम्मी को लगा कि मुझे कोई वहम हो गया है। उन्हें लगा कि शायद दरवाजा झटके से खोलने की वजह से मटके नीचे गिर गए हो और मुझे किसी प्रकार का कोई वहम हुआ हो। लेकिन वो मेरा वहम नहीं था। उसके बाद मम्मी ने मुझे बोला कि मैं जाकर सो जाऊं और वो दुकान को बंद कर देंगी। मैं जाकर सो गई और मम्मी उसी दुकान में थी। वो सारे गिरे हुए मटकों के टुकड़े धीरे धीरे उठाकर साइड में रख रही थी। तभी उनके सामने एक मटका और आके गिरा। वो मटका जस्ट उनके सामने गिरा था। अगर वो हल्का सा और आगे होती तो शायद वो मटका उनके सर पर गिर जाता और उनको बहुत गहरी चोट लग जाती। लेकिन वो बच गईं। उनकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी। मटका गिरते ही वो मुझे बुलाने लगी। मैं भागते हुए उनके पास गई। उन्होंने मुझको बताया कि उनके सामने एक मटका अपने आप नीचे गिर गया है। उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर हमारे सामने ही एक मटका हमारे ऊपर आके गिरा। वो मटका हमारे सामने रखा हुआ था और वो सीधा हमारे पैर के बगल में आके गिरा। ऐसा लगा कि किसी ने उठा के उसे हमारी तरफ फेंका हो। वो ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा था हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये देखते ही मैं और मम्मी बहुत ज्यादा डर गए थे। मैं तो डर की वजह से चिल्ला रही थी। मम्मी ने फिर मुझको शांत कराया और हम दोनों दुकान से बाहर आ गए। हमने दुकान को वैसे ही बंद कर दिया जैसे वो बंद था। हम सुबह पापा के आने का इंतजार करने लगे। हम पूरी रात नहीं सोए और सुबह होते ही पापा आ गए। उन्होंने हमसे पूछा और हमने उनको रात में घटी सारी घटना बताई। तभी पापा ने दुकान को खोला। उन्होंने देखा कि आधे से ज्यादा मटके दुकान के नीचे ही गिरे हुए हैं और फूट चुके हैं। हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। पहले पापा को हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब मम्मी ने रोते हुए वो बात पापा को बताई तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गए और उनको हमारी बात पर विश्वास होने भी लगा। उसके बाद सारी चीजों की साफ सफाई हुई। सारे मटकों के टूटे हुए टुकड़ों को हम लोग साफ कर रहे थे और उसी सफाई में हमारे हाथ में एक हड्डी भी आई। वो एक इंसान की हड्डी थी जो पापा देख के पहचान गए थे। उस हड्डी को तुरंत पापा ने दुकान से बाहर फेंका और पूरी दुकान में गंगा जल छिड़का। वो समझ गए थे कि ये उसी आदमी की हड्डियां हैं जिसकी अस्थियां कल रोड पर गिर गई थी और हो सकता है कि उसकी कोई हड्डी का टुकड़ा हमारे दुकान के अंदर चला आया हो और हमने वो चीज देखी ना हो। हम तो यही अनुमान लगा रहे थे, लेकिन सच क्या था ये हमें नहीं पता था। पापा के जान पहचान में एक पुजारी थे। वो उन्हें तुरंत बुला के लाए और उन पुजारी ने
जब उस दुकान को देखा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ देर के लिए कोई नकारात्मक चीज वास कर रही थी और वो कुछ ही क्षण के लिए आई थी। तभी पापा ने उनको सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि अभी सुबह ही उन्होंने एक हड्डी के टुकड़े को बाहर फेंका है और वो एक इंसान की हड्डी थी। तभी पंडित जी ने बताया कि हो सकता है कि वो आत्मा अपने उसी टुकड़े के साथ यहीं पर रह गई हो और उसकी आत्मा को शायद शांति ना मिली हो। ये घटना सुनने में जितनी अजीब लग रही है, उससे कई ज्यादा डर हमें इस घटना को बार बार सोच के लग रहा था। उसके बाद हम 2 दिन तक ढंग से सोए तक नहीं, पापा भी ठीक से नहीं सोए। हमने अपने घर और दुकान में अच्छे से पूजा भी करवाई। हालांकि उस दिन के बाद से हमारे घर में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जब जब मैं और मम्मी उस घटना को याद करते हैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना मुझको रोहन जी ने भेजी है। उनका कहना है कि ये घटना उनके दोस्त के पिताजी के साथ घटी थी, जिनका नाम मोहन था। और अब आगे की घटना मैं आपको मोहन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मोहन है और पेशे से मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। ये घटना मेरे साथ 2018 में घटी थी। वैसे तो मैं दिन में ही टैक्सी ड्राइव करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मैं रात में भी काम करने लगा। ऐसे ही रात में मुझे एक आदमी का फ़ोन आया। उसने मुझे एक लोकेशन दी। उसने बोला कि इमरजेंसी में एक महिला को हॉस्पिटल ले जाना है, तो मुझे उसने बुलाया। उसने जो लोकेशन दी थी, मैं उसकी दी गई लोकेशन पर जाने लगा। हालांकि मैं पहले कभी भी उस जगह पर नहीं गया था और रात में रास्ते का उतना पता भी नहीं चलता है। उस आदमी की दी गई लोकेशन के हिसाब से मैं पहुंच गया। जहां पर मैं पहुंचा उस जगह नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। हालांकि मैं उसको बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदमी का फ़ोन नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद उसका फ़ोन भी लगा, लेकिन वो मेरा फ़ोन काट दे रहा था। मुझे लगा कि शायद उसको कोई और टैक्सी मिल गई हो या फिर वो हॉस्पिटल पहुंच गया हो, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को वापस घुमाने लगा। हालांकि मैं जिस जगह पर पहले था वहां से उस आदमी की दी गई लोकेशन पर पहुंचने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था और मेरी कार में फ्यूल भी लगभग कम हो गया था। मैंने फिर कार को दोबारा घुमाया और वापस उसी जगह जाने लगा जहां पर मैं पहले था। वहां के लोकेशन के हिसाब से मुझे राइड्स मिलती थी, इसलिए मैं वहां पर जाने लगा। जब मैं उस रास्ते पे दोबारा गया जहां से मैं आ रहा था, तो मैं रास्ता भूल गया, एक रोड छोड़ के आगे मुड़ गया। जब मैं वहां पर मुड़ा तो वो रास्ता पूरा सुनसान था। वहां पर एक भी घर नहीं थे। उस पूरे रास्ते पर बस पेड़ ही पेड़ थे। मैं यही सोच रहा था कि कुछ देर पहले जब मैं इस रास्ते से निकला था तो यहाँ पर ढेर सारे घर थे, लेकिन वो अब नहीं थे। मैं दूसरी मोड़ पे मुड़ गया था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं। मेरे फ़ोन पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं लोकेशन भी ढंग से पता नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी गाड़ी दोबारा वापस घुमाई और मैं उसी जगह जाने लगा जहाँ पर मैं उस आदमी को फ़ोन मिला रहा था। मैंने जैसे ही अपनी गाड़ी घुमाई, मैंने देखा कि एक पेड़ के पास एक औरत बैठी हुई है। मैंने उसको साफ साफ देखा। वो अपने साथ एक बच्चे को ली हुई थी। उसकी गोद में एक बच्चा था। उस बच्चे को देख के लग रहा था कि उसकी उम्र करीब 1 साल की होगी। वो बच्चा उस औरत की गोद में ही था और रो रहा था, और वो औरत उसको चुप तक नहीं करवा रही थी। वो औरत बस पेड़ के नीचे उस बच्चे को लेकर बैठी हुई थी और उसी बच्चे की तरफ देख रही थी। मैंने अपनी कार उसी औरत के सामने जाकर खड़ी कर दी और अपनी कार का शीशा नीचे किया और मैंने उससे रास्ता पूछा। उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और वो उसी बच्चे की तरफ लगातार देखे जा रही थी। वो बच्चा भी बहुत जोर जोर से रो रहा था। हालांकि मुझे उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल भी नजर में नहीं आ रहा था। वो औरत पागल लग रही थी। उसके बाल काफी ज्यादा खुले हुए थे। मुझे बस उसकी गोद में उस बच्चे के हाथ और पैर ही नजर आ रहे थे जो कि हिल रहे थे। मैंने उस औरत से दोबारा पूछा कि आप मुझे इस जगह से निकलने का रास्ता बता सकती हैं। उसने मेरे सवाल का फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। मैंने फिर अपनी गाड़ी का हॉर्न दबाया। उस रोड पे काफी ज्यादा अंधेरा था और सब कुछ सुनसान था।
मेरी कार की हॉर्न बजाने की आवाज उस पूरी जगह पर बहुत तेजी से गूंज रही थी। जब मैंने हॉर्न बजाई तब उस औरत ने अचानक से मेरी तरफ सर उठा के देखा। उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे। वो मेरी तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी थी। जब वो मेरी तरफ हंसी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। उसकी हंसी देख के मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज बढ़ गई और अचानक से मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। और जब मैंने उसके गोद में वो बच्चा देखा तो मैं देख के हैरान हो गया था। उस बच्चे का सर था ही नहीं, उस बच्चे का बस शरीर और दो हाथ थे जो कि बिना सर के हिल रहे थे। ये देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। ये भी हो सकता है कि अंधेरे की वजह से मुझे उसका सर ठीक से दिखा ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से उस छोटे से बच्चे का सर भी नहीं था। उसका शरीर बस अपने आप ही हिल रहा था। ये देख के मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने अपनी गाड़ी बंद नहीं की थी। मैंने अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर किया और तुरंत अपनी गाड़ी को तेज भगाने लगा। मैं अपनी गाड़ी के बैक मिरर से देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो औरत मेरे पीछे पीछे भाग रही है। लेकिन मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और दोबारा उसी लोकेशन पर पहुंच गया जहां पर मैं उस आदमी को फोन मिला रहा था। वहां से मुझे जाने का रास्ता बिल्कुल भी मिल नहीं रहा था। मैं उस जगह से वापस भी नहीं जा सकता था और मुझे ये भी डर था कि कहीं वो औरत दोबारा मेरा पीछा करते हुए मेरे पास ना आ जाए। मैंने अपनी गाड़ी दोबारा घुमाई और धीरे धीरे उसी रास्ते पे जाने लगा जहां से मैं सबसे पहले आया था। और मुझे वो मोड़ भी दिख गई जहां से मैं पहली बार मुड़ा था। उसके बाद मैं सही मोड़ पे मुड़ा और जब थोड़ा आगे गया मुझे वो सारे घर नजर आने लगे जो मैंने पहली बार में देखे थे। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज की और उस एरिया से निकल के चला गया। मेरी जान बच गई थी, वरना उस दिन मैं मर जाता। वो औरत एक चुड़ैल थी और वो मुझे मार डालती। उस घटना के बाद मैं कई दिनों तक रात में ड्राइव के लिए नहीं निकला। अब रात में मैं कभी भी दूर या किसी अंधेरी जगह की किसी भी लोकेशन पर नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर उस चुड़ैल का डर अब बहुत बुरी तरीके से बस चुका है। ये थी तीसरी घटना। अब मैं आपको चौथी घटना बताने वाला हूँ। ये चौथी घटना मुझको गोंडा से नीलम जी ने भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको नीलम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम नीलम है और ये घटना मेरे साथ मेरे गांव में घटी थी। मैं अक्सर अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव चली जाया करती थी। ये घटना मेरे साथ 2013 में घटी थी। मैं 2 साल के गैप के बाद अपने गांव गई थी। मेरे गांव में मेरे दादा और दादी रहते थे। मैं मम्मी पापा के साथ शहर में रहती थी। 2 साल के लंबे अरसे के बाद जब मैं गांव गई तो मैंने देखा कि जहां पर मेरे दादा दादी का घर था उसके सामने एक बहुत बड़ा सा पेड़ था जो कि अब नहीं है। उस पेड़ के नीचे ही हम सब बैठा करते थे। जब मैंने दादी से पूछा कि वो पेड़ कहाँ गया तो उन्होंने बताया कि वो पेड़ सूख गया था, जिसकी वजह से उसको काट दिया गया। हालांकि वो पेड़ अचानक से कैसे सूख गया इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। उसके बाद मैं अपने गांव में रहने वाले कुछ दोस्तों से मिली। मैंने उनसे भी पूछा कि अचानक से ये पेड़ कैसे सूख गया, तो उन्होंने बताया कि 1 साल पहले यहाँ पर बहुत तेज बारिश हुई थी और उस आम के पेड़ से आम नीचे गिर रहे थे। एक आदमी जो कि गांव में ही रहता था वो उस पेड़ के नीचे आम उठाने के लिए गया और बारिश और हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि उस पेड़ की टहनी उस आदमी के ऊपर ही गिर गई और वो वहीं पर ही मर गया। उस दिन के बाद से वो पेड़ अपने आप सूखने लगा। वो हरा भरा पेड़ इतनी तेजी से सूखा कि किसी को उसके बारे में पता भी नहीं चला। उसके बाद उस पेड़ को काट दिया गया। जब ये बात मुझको पता चली तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ मैं इस बात को भूल गई। मैं दादा दादी के पास 1 हफ्ते के लिए गई थी और ये घटना मेरे साथ उसी 1 हफ्ते में घटी। रात के करीब 8 या 9 बज रहे होंगे। पूरा गांव सो गया था और मुझको नींद नहीं आ रही थी। मैंने मम्मी से बोला कि मुझको नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। तो मम्मी ने मुझे बोला कि मैं कुछ देर दादा दादी के पास जाकर बैठ जाऊं। वो लोग भी जगी रहे थे, उनको भी नींद नहीं आ रही थी। मैं जब दादा दादी के पास गई तो दादी सो चुकी थी और दादा जग रहे थे। मैंने दादा से फिर उस आदमी के बारे में पूछा
जिसकी मौत हो गई थी। तो दादा ने बताया कि वो आदमी अचानक से उस वक्त कहाँ से आ गया था, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। शायद उसकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब होगी। हम ये बात कर ही रहे थे, तभी मैंने दादा दादी की घर की छत पे किसी को खड़े देखा। वो वहीं पर छत पे कुछ देर तक खड़े होकर मुझे देख रहा था और मैं दादा से बात कर रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद पापा है, लेकिन पापा तो सो गए थे और मम्मी भी सो गई थी। फिर मैंने दादाजी से बोला कि मुझको छत पे कोई खड़ा दिखाई दिया। तो दादाजी ने भी तुरंत ऊपर की तरफ देखा और उन्हें भी वो काली परछाई दिखाई दी। वहां पर कोई आदमी था। दादाजी ने तभी उससे चिल्ला के बोला कि तुम कौन हो और घर के अंदर कैसे घुसे। वो आदमी वहीं पर खड़े होके हमें देखे जा रहा था। हमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, हमें बस काले रंग की एक परछाई दिख रही थी जो साफ साफ लग रही थी कि किसी आदमी की है। तभी दादाजी तुरंत अपनी जगह से उठे और उन्होंने डंडा उठा लिया और वो पापा को तुरंत चिल्ला के बुलाने लगे। उनके चिल्लाते ही पापा की भी नींद खुल गई और वो भी उठ गए। और जैसे ही दादाजी चिल्लाए, वो काली परछाई छत से पीछे की तरफ हट गई। मैंने और दादाजी ने उसको पीछे की तरफ जाते हुए देखा था। दादाजी ऊपर छत की तरफ जा रहे थे और पापा भी छत की तरफ जा रहे थे और वो परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। उनके घर की छत काफी ज्यादा बड़ी थी और वहां से कोई भी इतनी जल्दी कूद के नहीं जा सकता था। ये बात हम लोग को समझ में नहीं आई। मैं और मम्मी नीचे वाले कमरे में थे। तभी मैंने देखा कि नीचे वाले कमरे के अंदर एक काली परछाई खड़ी है और वो वही काली परछाई थी जो मुझे छत पर दिखाई दी थी। उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और चिल्लाने लगी। वो काली परछाई मेरे सामने खड़ी थी और वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलते हुए आ रही थी। मैं जिस कमरे में थी उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप मेरे सामने बंद हो गया और वो काली परछाई मेरे पास आते आते गायब हो गई। उसको देख के मैं एकदम चिल्लाने लगी और बहुत डर गई थी। जिस कमरे में मैं थी उसी कमरे में तुरंत मम्मी और पापा भागते हुए आए। उन्होंने मुझे देखा और मैं जमीन पर बैठी हुई थी। मेरी आवाज़ सुन के दादी दादा वो भी कमरे में आ गए और उन्होंने मुझे देखा। मैंने उनको बताया कि मुझे वो काली परछाई नजर आई थी और वो कोई इंसान नहीं था, कोई आत्मा या रूह थी। तभी दादा और दादी मुझे कमरे के बाहर लेकर आए और हम लोग पूरी रात नहीं सोए। हमारी आवाज़ सुन के बगल के घर वाले भी जग गए थे और वो भी आए। अगली सुबह जब गांव में सारी बात फैल गई तो मेरे दोस्त भी मुझसे पूछने आए और मैंने उनको एक एक चीज़ बताई। तब मेरी एक दोस्त जिसका नाम पायल था, उसने मुझे बताया उसको भी अपने घर की छत पे ऐसी काली आत्मा या काली परछाई दिखाई दी है। कई लोगों को लगता है कि वो काली परछाई उसी आदमी की है जिसकी मौत हमारे घर के जस्ट सामने हुई थी। मेरी दोस्त पायल का घर भी मेरे दादाजी के घर के जस्ट सामने ही था और वो पेड़ भी उसी घर के सामने था। उन लोगों को आज भी लगता है कि उस आदमी की आत्मा भटक रही है और कई बार उन लोगों को महसूस भी हुआ है कि वो आत्मा छत पर घूमती रहती है और शायद मैंने भी उसी आदमी की आत्मा को ही देखा था और मेरे दादाजी ने भी। हालांकि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसको देखने के बाद सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और शायद आज भी उसकी आत्मा भटक ही रही है और कई बार लोगों को आज भी उसकी काली परछाई छत पे या जंगलों के पास दिखाई देती है और वो आज भी भटक रही है। आज की वीडियो की आखिरी घटना मुझको वैशाली जी ने भेजी है। वैशाली जी ने ये घटना मुझको उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको वैशाली जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम वैशाली है और मैं बाराबंकी की रहने वाली हूँ। जब मेरे साथ ये अजीब घटना घटी तब मेरी उम्र 14 साल की थी। ये घटना मेरे साथ 2009 में घटी थी। जब मैं 14 साल की थी तो मुझे ट्यूशन पढ़ाने एक दादी आती थी। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो मुझको मेरे घर पर ही पढ़ाने आती थी और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थी। कुछ दिनों तक उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे। जब मेरा अगला सेशन चालू हुआ तब दादी का आना बंद हो गया। बाद में जब मम्मी ने दोबारा उनसे बात की कि अगला सेशन चालू होते ही वो मुझे पढ़ाने लगे तो उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्होंने कहा कि अब उनका घर से निकलना मुमकिन नहीं है तो मुझे उनके घर पर ही जाके पढ़ना होगा। वो जहाँ पर रहती थी उनका घर
मेरे घर से 6 घर छोड़ के था, लेकिन वो अकेले ही रहती थी। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और दोनों बच्चे बाहर रहते थे, इसलिए वहाँ पर वो अकेले ही रहती थी। उनका घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, लेकिन वो सिर्फ एक ही रूम में रहती थी और बाकी के रूम बंद रहते थे। मैं पहले कभी उनके यहाँ नहीं गई थी। मैं बस एक बार उनके घर के सामने से ही होके गुजर आई थी, लेकिन कभी भी उनके घर के अंदर जाना नहीं हुआ। जब उन्होंने मम्मी से बोला कि मुझे उनके यहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा, तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए उनका आना भी यहाँ ठीक नहीं है, तो मैं उनके घर ही जाके पढ़ लिया करूँगी। मेरी स्कूल की छुट्टी 3 बजे हो जाती थी। उसके बाद मैं घर आके 2 घंटे आराम करती थी और 6 बजे मैं ट्यूशन के लिए चली जाती थी। वो मुझको 1.5 घंटे का ट्यूशन देती थी। जब मैं पहली बार उनके घर में गई तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी। सारे कमरों के अंदर जाले लगे हुए थे। मैंने दादी से बोला कि आपका कमरा इतना गंदा क्यों है। उन्होंने बताया कि जब से उनकी तबीयत खराब हुई है, तब से वो साफ सफाई कर भी नहीं पाती हैं। मैंने उनसे बोला कि किसी दिन मेरे पास अगर टाइम हुआ, मैं आपकी घर की साफ सफाई में मदद कर दूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, और फिर वो मुझे पढ़ाने लगी। वो मुझे कुल 1.5 घंटे ट्यूशन पढ़ाती थी और उसके बाद मैं घर चली जाती थी। घर पहुंचने में थोड़ा अंधेरा हो जाता था। ऐसे ही मैं एक दिन दादी के यहाँ ट्यूशन पढ़ने गई। जब मैंने उनके दरवाजे को नॉक किया तो वो पहले से ही खुला हुआ था। मैं अंदर गई तो दादी अपने रूम में नहीं थी। हालांकि उनके रूम के सारे दरवाजे खुले थे और घर में साफ सफाई भी हो चुकी थी। मुझे लगा कि उन्होंने साफ सफाई करी होगी, इसलिए मैं वहीं पर जाके बैठ गई और अपने बैग से किताब कॉपी निकाल के रख दिया। मुझे लगा कि शायद दादी घर के अंदर होंगी और अभी कुछ देर में आ रही होंगी। मैं वहां पर करीबन 15 मिनट तक बैठी रही और दादी नहीं आई। मुझको पता नहीं था कि वो कहाँ चली गई थी। मैंने पूरे घर में आवाज दी, लेकिन मुझे दादी की कोई भी आवाज नहीं आई। वो घर खुला छोड़ के कहाँ चली गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। उनका सामान और चश्मा भी टेबल पर ही रखा हुआ था। फिर मुझे उनके घर की छत से किसी के चलने की आवाज आई। मुझको लगा कि शायद दादी अपने घर के ऊपर वाली मंजिल पर होंगी। मैं ऊपर वाली मंजिल पर गई। मैं पहली बार उनके घर की ऊपर वाली मंजिल पर जा रही थी। सीढ़ियों पे काफी ज्यादा अंधेरा था। मैं उनको आवाज देते ही ऊपर जा रही थी। उनके घर के ऊपर का पूरा फ्लोर खाली था। मैं उनको आवाज दे रही थी और मेरी आवाज उनके पूरे ऊपर के फ्लोर पे गूंज रही थी। दादी, 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 आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? काफी देर तक मैंने उनके जवाब का फिर से इंतजार किया, लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं आया। फिर मैं दोबारा नीचे की तरफ जाने लगी और मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा। मैं फिर नीचे उसी कमरे के पास जाने लगी जहां पर दादी मुझको पढ़ाती हैं। तभी मुझे ऊपर के फ्लोर से दादी की आवाज आई, बेटा, बेटा, बेटा। उनकी आवाज भी उसी तरीके से गूंज रही थी जैसे मेरी आवाज गूंज रही थी। ऊपर के फ्लोर पे काफी ज्यादा अंधेरा था और ऊपर 3 से 4 कमरे थे। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं उनको आवाज देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जैसी मैं आगे बढ़ी, मैंने देखा कि वहां पर एक कमरा था जिसके अंदर एक कुर्सी रखी हुई थी और दादी उसी कुर्सी के ऊपर अकेले बैठी हुई थी। उनकी आंखें बंद थीं। मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर वहां पर बैठी क्यों है। उस पूरे कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा था और फैन भी बंद था, जिसकी वजह से बहुत गर्मी थी। उनके चेहरे से पसीना टपक रहा था। मैंने उनसे बोला कि दादी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उनका कोई भी जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि शायद वो मुझे सुन नहीं पाई। तभी मैंने उनको दोबारा बोला कि दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उनका फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। फिर मैं धीरे धीरे उनके पास गई और मैंने उनके शरीर को छुआ और उनको हिला के बोला कि दादी, आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं? उनकी आंखें बंद थीं। उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनको हुआ क्या है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और रोने लगी। मैं तभी तुरंत घर से बाहर निकली और भागते हुए मम्मी के पास गई। मैंने मम्मी को बताया कि दादी
ऊपर वाले कमरे में अकेले बैठी हुई हैं और उनका शरीर ठंडा पड़ गया है और वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। जब मम्मी ने मेरी ये बात सुनी तो फिर वो मेरे साथ भागते हुए उनके घर पर गईं और साथ में 1-2 लोगों को और लेके गईं। जब वो मेरे साथ ऊपर के कमरे में गईं तो मैंने देखा दादी उसी कुर्सी के नीचे गिरी पड़ी है जहाँ पर वो पहले बैठी हुई थी। मुझको ये सब समझ में नहीं आ रहा था। पहले मैंने मम्मी से बोला था कि वो ऊपर ही बैठी हुई थी, लेकिन अब वो नीचे गिर चुकी हैं। उनको जब लोगों ने उठाया तो उनका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। उनकी नर्व्स बंद हो चुकी थी और सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उनको फिर उठा के उनके नीचे के कमरे में ले जाया गया और तभी तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। हमारे मोहल्ले में उस वक्त एक डॉक्टर भी रहते थे। वो तुरंत भागते हुए दादी के घर पर आए और उन्होंने उनको चेक किया। जब उन्होंने दादी को चेक किया तो उन्होंने बताया कि दादी की अब मौत हो चुकी है। ये सुन के मैं और मम्मी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। तभी उन डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि दादी की मौत कब हुई। मैंने उनको बताया कि दादी ने मुझे अभी ऊपर आवाज़ दी और वो छत पर चल भी रही थी। मुझे उनकी आवाज़ आई थी और जब मैंने उनको पहली बार देखा था तो वो कुर्सी पर ही बैठी हुई थी, लेकिन अब वो नीचे गिर गई हैं। डॉक्टर ने अनुमान लगाया कि दादी की मौत 2 घंटे पहले ही हो गई है और उनकी मौत की वजह हो सकता है हार्ट अटैक हो, क्योंकि उनके शरीर में पसीना बहुत आ गया था। मुझको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। डॉक्टर के हिसाब से उनकी मौत 1 से 2 घंटे पहले हो चुकी है, लेकिन मैंने 15 मिनट पहले ही उनकी आवाज़ सुनी और वो मुझको बुला रही थी। उनके घर की पूरी साफ सफाई हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है ज़्यादा काम करने की वजह से उनका बीपी बढ़ गया हो, लेकिन मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो साफ़ सफाई नहीं कर सकती हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उनकी डेड बॉडी को मैंने अपने हाथ से छुआ था। जीवन में पहली बार मैंने किसी डेड बॉडी को छुआ था। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया और उनके बच्चे भी उनको देखने के लिए आए। मुझे सपने में भी 1-2 बार दादी का चेहरा दिखाई दिया। उनके घर के सामने से मैं कभी भी नहीं निकलती थी। एक बार मैं उनके घर के सामने से निकल रही थी और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। मैं पापा के साथ एक फंक्शन अटेंड करके घर जा रही थी। तभी मैंने उनकी छत पे एक काली परछाई देखी जो कि छत पर ही टहल रही थी। उस काली परछाई को देख के लग रहा था कि वो दादी की ही परछाई है, क्योंकि उनका घर बाहर से बंद था और वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था। तब तो मैं काफ़ी छोटी थी, लेकिन अब मुझे ये बात पता चल गई है कि हो ना हो उस वक्त मुझे जिसकी भी आवाज़ आई थी वो दादी नहीं थी। हो सकता है कि वो दादी की आत्मा हो जो मुझे बताना चाह रही हो कि उनका शरीर कहाँ पर है। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।